Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC NET Management faculty, and today we are going to begin with new unit, that is unit number 4th. And in that unit we will discuss about what is accounting, है ना। और हमने उसका सारा सिलेबस कल देखा ही है। इसके बारे में डिस्कस किया था कि यूनिट 4 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी एक अच्छी यूनिट है जो कि आपको तकरीबन 25 से 30 के बीच में, ठीक है, ये आपको नंबर दिलवा सकती है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। इसमें से मिनिमम 12 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ये आप मान कर चलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, और अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग क्या होती है। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लें बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या है। अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा अकाउंटिंग का, ठीक है। जहाँ पर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको आप रिकॉर्ड करते हुए रखते हैं। ये एक बुक होती है जहाँ पर आप जितने भी अपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको आप यहाँ पर नोट डाउन करते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री करना, है ना। जहाँ पे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आप मान लो आपकी फर्स्ट जुलाई है तो पहले फर्स्ट जुलाई को ट्रांजेक्शन कितना हुआ, फिर सेकंड जुलाई, थर्ड जुलाई, फोर्थ जुलाई, है ना। और फर्स्ट जुलाई को भी जो पहला ट्रांजेक्शन होगा उसको पहले नोट डाउन करेंगे, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ है उसको बाद में नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं जिससे कि हम पर्टिकुलर जितने ट्रांजेक्शन हमने किए यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकें। देख लेते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन with the objective of having permanent record and showing their effect on wealth। जो हमने भी बताया कि ये क्या है, एक परमानेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए होता है। आप जिस समय जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हुआ आप तुरंत अपनी जर्नल एंट्री में आप उसे नोट डाउन कर लेते हैं। इट रिकॉर्ड ऑल पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन, कौन से, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने जैसे आपको बताया कि बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है हमारा अकाउंटिंग का, यहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और जैसे कि एक टर्म इसमें और आया कि मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही हम इसमें नोट डाउन करते हैं। जो हमारा अकाउंटिंग है वो पैसे के साथ, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन के साथ डील करता है ना। आपने 5 चेयर्स अगर खरीदी हैं, ठीक है, तो आपने 5 चेयर्स मान लो 500 रुपये की खरीदी हैं, तो अकाउंटिंग को मतलब सिर्फ आपके 500 रुपीज़ से है, ना कि आपने कितनी चेयर खरीदी। तो ये मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही नोट डाउन करते हैं और आपकी क्वांटिटी से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। अकाउंटिंग में सिर्फ कितना आपने ट्रांजेक्शन किया है, उसमें मनी का फ्लो कितना हुआ है, कितना पैसा आया है या पैसा गया है, कितना पैसा गया है, इससे मतलब होता है। कितनी आपने सामान खरीदना है, कितना रॉ मटेरियल खरीदा है आपने, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। नंबर्स, जो नंबर ऑफ आइटम से उन्हें मतलब नहीं होता है, बेसिकली पैसे से मतलब होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बुक कीपिंग। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जैसे कि प्राइमरी बुक किसे बोलते हैं, तो वहाँ पे लिखा होगा बुक कीपिंग को बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं, 3-4 बुक के नाम दे देंगे आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट कुछ नेम्स हैं प्राइमरी बुक के या फिर बुक कीपिंग के, वो आपको याद रखने हैं। ये नाम बहुत कॉमन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको हम कौन कौन सी बुक बोलते हैं, प्राइमरी बुक बोलेंगे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं उसको, फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग, डे बुक या क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कई बार नाम बताए, ये 5 नाम को आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो प्राइमरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, डे बुक और क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। अब देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। हमने देखिए पहला स्टेप अकाउंटिंग का देख लिया जहाँ पे हमने बुक कीपिंग की बात की थी। और बुक कीपिंग कैसा है, एक डबल एंट्री सिस्टम है। यहाँ पे एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। यहाँ पे आफ्टर जब आप पेज को क्लोज कर रहे हैं, बुक को क्लोज कर रहे हैं, तो दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो जैसे कि अगर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हम अभी भी एक बात कर रहे हैं, है ना, और बात करने के लिए हम हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, है ना। तो ऐसे ही जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कैसे बिजनेस ऑपरेशन को हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, हैंडल कर रहे हैं,
तो इसको अब कैसे बताया जाए स्टेक होल्डर को या शेयर होल्डर्स को? तो इसको बताने के लिए जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं उस भाषा को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, मतलब नॉर्मल सेंस में किसी भी बात को शेयर करने के लिए हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर हमें कंपनी की सेहत के बारे में बताना है, कंपनी के किसी आइडिया के बारे में बताना है, कंपनी के ऑपरेशन या फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताना है, तो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अकाउंटिंग भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं। सो अकाउंटिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इट बेसिक फंक्शन इज function of any language is to communication. Similarly, accounting communicate the result of business operation and financial health of the organization. ठीक है, तो यही मैंने अभी आपको समझाया था। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो रिकॉर्डिंग आ गया ना, बुक कीपिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग ही होता है। फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction and events which are at least in the part of financial character and interpreting the result thereof. ठीक है, सो हमारी जो अकाउंटिंग है, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस की ही बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन कितने स्टेप्स को लेकर चलती है? सबसे पहले इसमें आएगा रिकॉर्डिंग, फिर होगा हमारा क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। तो ये हमारी पूरी एक इक्वेशन है और इसको ही हमें रीड करना है। और हम इस इक्वेशन को पूरा कर लेंगे और इस इक्वेशन को हमने जितने भी स्टेप्स हैं उनको करना सीख लिया तो मतलब हमको अकाउंटिंग आ गई। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री के बाद इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, लेजर फोलियो बनाएंगे, सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे, देन समराइजिंग करेंगे। इस केस में हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, एंड देन उसे इंटरप्रिटेट करेंगे। हम ना रेशियो एनालिसिस वगैरह करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर लगाएंगे। फंड फ्लो एनालिसिस क्या होती है वो सब यहाँ पर लगाएंगे, फिर उन क्या करेंगे? उसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, सो अब ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के अगर हम देखें तो? सो टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, टू असरटेन द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, to determine the financial position of the business, assets, liability and capital। बेसिकली हम बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि हम अपने जो फाइनेंशियल हमने जो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट्स बनाए उनके बेस में हम एक क्या ले सकें? एक रैशनल डिसीजन बना सकें कि हमें आगे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी कैपिटल को मैनेज करना है, नहीं करना है, कहाँ से पैसा उठाना है, कहाँ से नहीं, ये सब हमें यहाँ पे मेंटेन करना होता है। तो यही कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे अकाउंटिंग के। देन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जैसे मैंने अभी को बताया भी था, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगा, फिर क्लासीफाइंग, समराइजिंग प्लस इंटरप्रेटिंग। और इसको हम और बारीक टर्म्स में इसे अगर ब्रेक डाउन करेंगे भी देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा रिकॉर्डिंग, मतलब आप जर्नल एंट्री करेंगे। यहाँ पर ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। देन क्लासीफाइंग, अब हम क्या कर रहे हैं? जो हमने जो जर्नल एंट्री की हैं उनके बेस पर उसे क्लासीफाइंग कर रहे हैं। जो सेम टाइप के अकाउंट हैं, जो सेम टाइप की एंट्री हुई हैं, उनको हम एक जगह लेके आते हैं। तो ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेजर फोलियो बोलते हैं, है ना, लेजर अकाउंटिंग बोलते हैं इसको। अलग अलग नाम से और क्या बोलते हैं इसे? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्लासिफिकेशन बुक, सेकंड बुक ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को फर्स्ट बुक बोल रहे थे, इसे सेकंड बुक बोलते हैं, और इसे प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। टू डिटरमाइन द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर अकाउंट। देन समराइजिंग, जहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग, फाइनल अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करते हैं और इस प्रोसेस को और हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसमें बेसिकली 8 स्टेप भी हो सकते हैं, 9 स्टेप और 10 स्टेप भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है डिफरेंट राइटर्स पे। तो हम 8 स्टेप के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को और उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं हम जर्नल एंट्री के थ्रू। ठीक है, प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री, आपने पहले आइडेंटिफाई किया ट्रांजेक्शन, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन कोई हुआ है तो वो कहाँ पर नोट डाउन होगा? आपका जर्नल एंट्री में जाएगा, बुक कीपिंग में जाएगा, एंड देन
अब आप बुक कीपिंग से क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। ये टर्म आपको याद रखना है, पोस्टिंग क्या होता है। पोस्टिंग होता है आपका जब आप जर्नल एंट्री को लेजर, ठीक है, जो आपका लेजर है उसमें जब आप ट्रांसफ़र करते हैं एंट्रीज को तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग। तो ये हमें टर्म याद रखना है, पोस्टिंग, ये भी पूछा गया है, ठीक है। फिर हमने पोस्टिंग कर लिया, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, है ना। आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, आप एक वर्कशीट तैयार करेंगे, है ना, जहाँ पर आप आपके अब आपके कुछ एरर्स वगैरह हैं उनको आप यहाँ रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर आप जो फाइनल अपना एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेंगे जहाँ आपके दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। देन आफ्टर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, है ना, कौन कौन से, आपके P&L अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स हो गए या आपके बैलेंस शीट हो गए, है ना, तो वो सब यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। फिर उसको क्रिएट करने के बाद आपकी बुक क्लोज हो जाएगी उस सेशन के लिए, ठीक है। और फिर हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फर्स्ट स्टेप से ही। फिर आप अगली जब ईयर आई है आपकी तो वहाँ से आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन को, फिर उन्हें आप जर्नल एंट्री डालेंगे, फिर पोस्टिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम देखें कि क्या होता है क्या होता है जर्नल एंट्री और लेजर एंट्री या ट्रायल बैलेंस, तो ये इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर अ सिनारियो, अरुण ए रन्स a small businesses in April 2025 the following transaction। एक कोई बिजनेस है, मिस्टर ए उसे रन करते हैं और उसमें कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं अप्रैल में। कौन से, कुछ 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके पास। उन्होंने सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, उन्हें मिस्टर एक्स को सामान भेजा है 10,000 रुपये का ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बाई, उन्होंने 5,000 रुपये का फिर सामान बेचा है ऑन क्रेडिट। और फिर उन्होंने कैश सेल किया है, ठीक है, 8,000 रुपये का। एंड देन रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर एक्स ने जो क्रेडिट पर सामान खरीदा है तो वो कुछ टाइम बाद पैसा उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो कितने पैसे दिए हैं, 3,000 रुपये दिए हैं। तो अब ये कुछ एंट्री हुई है हमारे पास। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा कि आप जर्नल एंट्री क्रिएट करेंगे। आपने जबकि प्राइमरी बुक है वहाँ आप उनको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को ही फॉलो किया गया है। पहले 1 अप्रैल है, फिर 2 अप्रैल, 5 अप्रैल एंड देन 10 अप्रैल, ठीक है। तो आपने 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ, क्या है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स, ये तरीका होता है जर्नल एंट्री का हमारा, ये एक फॉर्मेट है ना। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। फिर हमने यहाँ पे एंट्री को मार्क किया है। ऐसे ही फिर 2 अप्रैल को, है ना, ऐसे ही 5 अप्रैल को एंड 10 अप्रैल को डिफरेंट अकाउंट हमने क्रिएट कर लिए हैं। एंड देन क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपकी जर्नल एंट्री आपने कर ली है उस मंथ के लिए। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में लेजर फोलियो बनाने। तो देखो मिस्टर एक्स ने जितने भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हैं यहाँ पे, कितनी जगह रिलेटेड हैं, 1 अप्रैल को एंड 10 अप्रैल को। तो देखो 2 जगह एंट्री है उनकी, तो हमने 2 जगह मिस्टर एक्स के अकाउंट में जो भी हमारा डेबिट और बैलेंस डिफरेंस है वो हमने नोट डाउन कर लिया। लेकिन अब उन जो एक्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हैं उनको हमने एक जगह लिखा है। ऐसे ही कैश अकाउंट जितनी भी जगह इन्वॉल्व हुआ है उसकी एंट्री को एक जगह लिखा है। तो सिमिलर टाइप के जो ट्रांजेक्शन अकाउंट से रिलेटेड हैं उनको हम एक जगह मेंशन कर लेते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट एंड देन वाई अकाउंट। तो यही 4 तरह के अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व थे, तो उनको हमने क्या कर लिया है, जो जर्नल एंट्री से हमने पोस्टिंग कर ली है लेजर फोलियो में। अब लेजर फोलियो के बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जितनी भी डेबिट साइड्स हैं उनको एक साइड लिखेंगे, जितनी भी क्रेडिट साइड्स में हैं उनको एक साइड लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो सेल्स में सारा कुछ क्रेडिट साइड में है ना। और वहीं मिस्टर एक्स डेबिट है, कैरी फॉरवर्ड देखो डेबिट 5,000 है और हमारा मिस्टर एक्स 7,000 डेबिट साइड में है। कैश अकाउंट 11,000 डेबिट साइड में है। तो इन सब एंट्री को हमने यहाँ पे लिखा है, डेबिट एंट्री को डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट एंट्री को क्रेडिट साइड लिखा है। और ये दोनों एंट्री कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। और इस केस में हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, हमने कोई गलती नहीं की है अपने जर्नल एंट्री और लेजर फोलियो में। इसी जगह क्या होता है, अगर आपने गलती कर दी है तो फिर हम यहाँ पर उस गलती को पहचानने की कोशिश करते हैं और नहीं समझ में आता तो फिर सस्पेंस अकाउंट ऐड करके इसे इक्वल कर देते हैं, है ना। वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है, उसको हम आगे भी स्टडी करेंगे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे जर्नल एंट्री होती है, कैसे लेजर फोलियो बनता है एंड ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सो दिस वॉज ऑल। अब देख लेते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग कितना होता है।
तो हम दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, एक तो एक्सटर्नल यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए, तो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। और इंटरनल पर्पज़ के लिए, है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए या इंटरनल पर्पज़ के लिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल सकते हैं, जहाँ पर हमें डिसीजन लेने होते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसे बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेज ऑन रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर सच एज इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड रेगुलेटर। सो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग किन के लिए करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किन के लिए करते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। ठीक है, ये आपको बहुत याद रखना है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग किन के लिए करते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए करते हैं, जिनको आप अपने बिजनेस के बारे में बताना चाह रहे हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, रेगुलेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसका पर्पज़ क्या है, रिकॉर्ड एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन्स, प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गैप और IFRS। देखो हम अभी देखेंगे क्या होता है गैप, क्या है IFRS। ठीक है, अभी इन्हें आगे देखेंगे। तो ये पर्पज़ होता है हमारा। हमें बस इसमें एक लाइन जरूर याद रखनी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। आप एक स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे होते हैं, किन के लिए तैयार करते हैं, जो फाइनल स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल यूजर्स के लिए करते हैं, जिससे कि आप लोगों को अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में लोगों को सही से बता सकें। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं, क्रेडिटर, रेगुलेटर, बैंक एक्सेट्रा, है ना, या गवर्नमेंट। अब आपके जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें कुछ 5 कोर स्टेटमेंट आपको बनाने ही होते हैं। ठीक है, वो कोर स्टेटमेंट कौन से हैं, वो 5 कोर स्टेटमेंट हैं। कौन कौन से हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये आपको 5 चीज़ तो बनानी ही बनानी होती हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इनको कोर बोलते हैं। इसके बाद आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, या रिटेन अर्निंग आप बना रहे हैं ना, अकाउंट बना रहे हैं, या फिर कह सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो वो सब इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्रिएट करते हैं। लेकिन आपके जो मोर और इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो प्राइमरी जो आपको देने होते हैं अपने एक्सटर्नल यूजर्स को, या एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं, या क्रेडिटर हैं, या एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनके लिए आपको ये 5 अकाउंट तो बनाने ही होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन 5 में से वो आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक कोई गलत ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है ना, कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो ये 5 तो आपको याद रखने ही हैं। इसमें हम 2 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से, अक्रल मेथड एंड कैश मेथड। तो देखो अक्रल मेथड कैसा है कि आपने आज कोई सामान सेल कर दिया है ऑन क्रेडिट, ठीक है, और आपको 2 महीने बाद उसका पेमेंट रिसीव होगा। तो अक्रल बेस बोलता है कि आज आज आपने आज सामान सेल कर दिया, तो आप आज ही उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने रिकॉर्ड में। ठीक है, आपको रेवेन्यू जनरेट हो गया है, आज ही आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वहीं कैश मेथड क्या बोलता है कि आपने मान लो आज सामान किसी को सेल कर दिया है और वो आपसे बोल रहा है कि आपको वो 2 महीने बाद पैसे देगा, तो आप उसकी एंट्री आज नहीं करेंगे। जैसे अक्रल बेस में हम आज ही एंट्री कर लिया था हमने, अब कैश अकाउंटिंग में या कैश मेथड में उसकी एंट्री 2 महीने बाद ही होगी, जब आपको कैश रिसीव होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो आज हम अक्रल मेथड के बेस पे ही अकाउंटिंग करते हैं, जब जैसे ही हमारा मतलब ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको हम नोट डाउन तुरंत कर लेते हैं। सो अक्रल मेथड रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन अर्न, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, इनको हम एक ही टाइम पीरियड में मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैश अकाउंटिंग रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन रिसीव्ड, आप जब रेवेन्यू का आप नोट डाउन करते हैं, आपको रिसीव होता है कैश, तभी आप उसे नोट डाउन करेंगे। और एक्सपेंस व्हेन पेड, और जब आपने एक्सपेंस पेड कर दिया तभी आप उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि अक्रल मेथड में आप तुरंत उसे नोट डाउन करते हैं, वही कैश में जब आपको रिसीव होगा तभी आप उसको नोट डाउन करेंगे। अब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए करते हैं, बेसिकली हम प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है उसे प्रोड्यूस करने में कितना खर्च हुआ है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। एज जैसे हमारे प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे हो गए हैं, ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना है उसको डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जाए, जिससे कि हम सही से प्रोडक्ट की प्राइजिंग कर सकें। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कुछ टाइप हैं अकाउंटिंग के, जैसे कि ABC अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, लीन अकाउंटिंग, है ना, जहाँ पर आप बेस्ट को बिल्कुल एलिमिनेट करते हैं। ये टर्म कई बार पूछा गया, लीन अकाउंटिंग क्या होता है, फोकस ऑन एलिमिनेटिंग बेस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी यूजिंग लीन प्रिंसिपल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये हम
बाद में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये टर्म यहाँ पे हमें याद रखना है कि लीन अकाउंटिंग क्या होता है। लीन अकाउंटिंग होता है जहाँ आप वेस्ट को एलिमिनेट करके अच्छे से अच्छी इफिशियंसी के साथ आप सामान को बनाते हैं। अब देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है जो कि यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। हम मैनेजमेंटिंग अकाउंट क्यों करते हैं? अल्टीमेटली हमें डिसीजन लेना है बिजनेस के बारे में। So management accounting provide financial and non-financial information to internal managers to assist planning, decision making and control. इसका पर्पज क्या है? It help in forecasting, budgeting, performance evaluation and strategic decision making. अब इसके टाइप कौन कौन से हैं, किस किस को बोलते हैं? टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग: कैश फ्लो एनालिसिस, इन्वेंट्री टर्नओवर, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लेवरेज मैट्रिक्स, बजट कंट्रोल, कंस्ट्रेंट एनालिसिस। ये सब हमारे यूनिट में हम स्टडी करेंगे। जितने भी इनके पार्ट्स हैं ना, जैसे कि यहाँ लीन अकाउंटिंग वगैरह है, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, ये भी हमें अपनी यूनिट में स्टडी करना है ना। और ऐसे ही यहाँ पे कैश फ्लो हैं, इनकम स्टेटमेंट्स का हैं, ये सब हमें यहाँ पे अपनी यूनिट में अब आगे देखने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। कल हम देखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, टाइप ऑफ अकाउंट, जैसे कि रियल अकाउंट क्या होता है ना, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ना, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, उनके कैसे उनमें एंट्री की जाती है, किस रूल के साथ उनमें एंट्री की जाती हैं, जो गोल्डन रूल्स हैं, तो उनको हम अब कल देखेंगे। ये एक डिफरेंस टेबल है, इसको आप गो थ्रू करिएगा। सो थैंक यू।